हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक है वही सिंप्लेक्स मेथड जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपने स्टार्ट कर रखे थे, उसी में अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लेक्स मेथड से रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कैसे करते हैं, उसी में अपने पास में क्वेश्चंस है। ये एक क्वेश्चन अपन किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए या सिंप्लेक्स मेथड से हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आपको क्या करना है, हल करना है। किस मेथड से? सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू है 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2। प्रतिबंध या कंस्ट्रेंट आपके पास में है 3x1 5x2, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 6x1 2x2 प्लस 2x2, ये लेस देन इक्वल टू आपके पास में है 24। एंड तथा इसी में है कि x1 x2 ये सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि मानक रूप में इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे आप लोग कि जो प्रॉब्लम आपके पास में गिवन है, वो प्रॉब्लम की जो देखो, ये उद्देश्य फलन का जो मान है ये होना चाहिए किसके अंदर, मैक्सिमम जेड के अंदर, जो कि है। प्रतिबंध निकाय जो है एसएमई का, इसको आपको चेंज करना है बराबर साइन के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन में दी गई समस्या का उद्देश्य फलन, सबसे पहले उद्देश्य फलन का जो मान है, दी गई समस्या का उद्देश्य फलन, दी गई समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण में है, अधिकतमीकरण में है। दी गई समस्या का उद्देश्य फलन का जो मान है वो किस में है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में है। तथा प्रतिबंध निकाय को, प्रतिबंध निकाय को बराबर या इक्वल टू में परिवर्तित करते हैं। में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित वो किससे करेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन है दोनों में, दोनों ऐसे ही कमेगा में, तो न्यूनता पूरक चर को अपन काम में लेते हैं। तो देखो फिर से फॉर्मेट क्या बन जाएगा आपके पास में। सबसे पहले तो ये मैक्सिमम जेड तो है ही हमारे पास में, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू प्रतिबंध निकाय जो हमारे पास में है वो क्या क्या है, 3x1 प्लस 5x2 प्लस एक वेरिएबल दे दिए x3 इक्वल टू हो गया ये आपके पास में 15। ठीक है, सेकेंड क्या है, 6x1 प्लस 2x2 प्लस एक वेरिएबल यहाँ पे आ गया x4 जो हो गया आपके पास में 24। और जितने भी चर हैं, न्यूनतापूर्वक चर भी लिए और जो पहले भी थे, यानी x1 x2 x3 x4 सारे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और साथ में ये देखो मैक्सिमम जेड क्या था, 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2, तो यहाँ से रहेगा 2x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4।
ये सारे मान किसके लिए थे, मैक्सिमम जेड के लिए मान है, देखो सारे। तो जो अपन ये x3 और x4 क्या है, न्यूनता पूरक चर है, स्लैक वेरिएबल अपन इसको बोलेंगे। तो x3 x4 जो भी स्लैक रहे चाहे सरप्लस रहे, यहाँ पे आपको ऐड करके 0 के साथ में तो लिखना ही है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, सी मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखो सी मैट्रिक्स, सी इक्वल टू, सी में है 2 1, फिर ये है 0 और ये है 0, ये तो हो गया सी मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स तो ठीक है, ए मैट्रिक्स का निर्माण और कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या क्या है, 3x1 5x2, इनके गुणांकों का मैट्रिक्स ध्यान रखना, 3 5 फिर 1 और 0 की जगह ये 6x1 यानी 6, 2x2 ये भी 0 और यहाँ पे आगे फिर से ये 1। देखो बताया था ना, यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स का निर्माण होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ये देखो बन रहा है इकाई मैट्रिक्स, ये क्या आपका इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बेस एलिमेंट का मान अपन और लिख लेते हैं। तो बेस एलिमेंट का मान क्या क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, b इक्वल टू, ये आपका इसमें है 15 और साथ में 24। ये आपका इसमें किसका मान है, बेस एलिमेंट। बेस एलिमेंट कहाँ से होते हैं, इक्वल टू के बाद वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, आधारी अवयव, यानी 15 और 24 जो भी मान है। अब अपन चल रहे हैं सिंप्लेक्स सारणी फर्स्ट पे। सिंप्लेक्स सारणी फर्स्ट, सिंप्लेक्स सारणी पे जा रहे हैं अपन। तो सिंप्लेक्स सारणी का सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। सिंप्लेक्स सारणी को लिखते कैसे हैं, बेस एलिमेंट बी के ऊपर लिखा जाता है cj, और ये जितने भी चर हैं यानी x1, यहाँ से x2, यहाँ से x3 और यहाँ से x4। b के बाद में यहाँ पे लिखा जाता है xb और फिर लिखा जाता है यहाँ पे cb। x1 x2 x3 का जो मैट्रिक्स आपके पास में है, ये देखो 3 5 1 0, यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा, 3 5 ये 1 और ये साथ में 0। दूसरा वाला पार्ट क्या है, 6 2 0 और ये 1। बेस एलिमेंट देखो पहले सीजे भी लिख लेते हैं, 2 1 0 0, यहाँ पे आपके पास में क्या है 2 1 ये 0 और ये वाला पार्ट भी क्या है 0, 2 1 0 0। उसके अलावा देख लो बेस एलिमेंट का मान क्या क्या है, 15 और 24, ये मान आपका इसमें है 15 और साथ में 24। ये बेस एलिमेंट वाले मान 15 और 24। एक्स भी दिखाता है कि इकाई मैट्रिक्स कहाँ से निर्माण कर रहा है। तो देखो ये तो हो गया x1, ये x2, ये देखो x3 है और ये x4 है। तो x3 और x4 में बन रहा है इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x3 और साथ में x4। इनका मान C के अंदर, इनका मान क्या है C के अंदर 0 और साथ में 0। ये बना दिया अपन ने, सारणी नंबर फर्स्ट का निर्माण किया है सबसे पहले। ये सारणी नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। सारणी फर्स्ट निकालते आपको क्या दिखाना है, इसका आधारी हल निकालने के लिए सुसंगत हल जो निकालोगे आप लोग, तो इसके लिए आपको देखो मान निकालना पड़ेगा ZJ माइनस CJ का मान। और ZJ माइनस CJ मतलब क्या होगा कि देखो ये 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये माइनस ऊपर वाला पार्ट, ये इंटू ये इंटू ये और ये भी 0 और ये भी 0। ये मान अपन कैसे निकाल रहे हैं, ये x1 के लिए जब निकाल रहे हो तो ये काम आता है, देखो ये CB और ये काम आ रहा है देखो ये वाला। तो 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस ये, इसको देखो कैसे लिखोगे, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस ऊपर वाला भी है, 1 इंटू 0 प्लस ये इंटू ये माइनस ऊपर वाला भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिखते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, अब ZJ माइनस CJ में जो मोस्ट नेगेटिव है उसको अपने को लिखना होता है कि यहाँ यानी स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट का काम कर रहे हैं अपन, अभी अपन सारणी फर्स्ट बनाए तो स्टेप नंबर फर्स्ट भी लिख रहे हैं। यहाँ ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, अर्थात Zj माइनस Cj में मोस्ट नेगेटिव क्या है, -2 है। तो -2 पता चलते तो आपको पता चल जाएगा कि एंटरिंग वेक्टर कौन सा है, तो बोला ये एंटरिंग वेक्टर है। अर्थात अब देखो पहले लिखा जाता है एंटरिंग वेक्टर, पता चल गया आपको, यानी एंटरिंग वेक्टर ये क्या हो गया होगा उसमें x1। अब जब एंटरिंग कर रहा है ये x1 तो इसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकल, अच्छा यही तो एंटर कर रहा है, मोस्ट नेगेटिव जो था वो एंटर कर रहा है आपके पास में, ये मोस्ट नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब डिपार्चिंग वेक्टर देखो कैसे निकालते हैं, उसके लिए निकालना पड़ता है मिनिमम रेशियो तथा डिपार्चिंग वेक्टर निकाल रहे हैं, मिनिमम रेशियो इक्वल टू, फिर से वही चीज, मिनिमम किस का, इसी में भाग देना 15/3, ये जो एंटर ले रहा है इसी में बेस एलिमेंट का भाग देते हैं 24/6, 24/6 यानी 5 और 4, यानी मिनिमम 5 और 4, 5 और ये 4, इन दोनों मिनिमम कौन सा है, तो बोला 4 है मिनिमम। और अगर 4 है तो 4 किसके कारण आ रहा है, दूसरे के कारण आ रहा है 4, यानी जो आपका उसमें डिपार्चिंग वेक्टर है वो यहाँ से क्या मिल रहा है उसमें, डिपार्चिंग वेक्टर, ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये है डिपार्चिंग वेक्टर। और दोनों का की एलिमेंट का मान क्या है, बोले की एलिमेंट इसका और इसका कॉर्नर जो एलिमेंट है वो है ये 6। की एलिमेंट भी तो मैन होता है, की एलिमेंट से ही तो नया सिंप्लेक्स सारणी बनाओगे। तो डिपार्चिंग वेक्टर कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, देखो डिपार्चिंग वेक्टर मिनिमम रेशियो किसका निकाला जाता है, जो एंटर कर रहा था उस एंटर करने वाला बेस एलिमेंट तो फिक्स होता है, यानी बेस एलिमेंट को डिवाइड, यानी मिनिमम रेशियो अगर देखोगे तो इस तरीके से अपन लिख रहे हैं, मिनिमम रेशियो बेस एलिमेंट अपॉन में एंटरिंग, इससे अपन डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है, और की एलिमेंट और लिख लेते हैं, की एलिमेंट इक्वल्स टू, की एलिमेंट क्या होगा इसमें 6, की एलिमेंट हो गया हमारे पास में 6, ये है की एलिमेंट। ठीक है, अब सिंप्लेक्स सारणी सेकंड पे जाओगे, स्टेप भी सेकंड पे। अब देखो टारगेट क्या होता है कि जो की एलिमेंट है इसको तो बनाना होता है 1, और इसको 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 से ही भाग देंगे तभी तो 1 बनेगा। तो पूरे को अपन 6 से तो डिवाइड करेंगे नए टेबल के अंदर, और बाकी मान कैसे निकलता है, जैसे आपको 15 वाला मान निकालना है तो 15 वाला देखो मान कैसे निकलता है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन में 6, ये तो 0 लिखा है, 5th के लिए कैसे लिखा जाएगा, फिर से वही, ये फिक्स हो गया, 5 इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन में 6। इस 1 के लिए कैसे लिखोगे, ये हट जाएगा, फिर से वही ये और ये काम आएगा, यानी ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ठीक है, तो पहले तो अपन एंट्री एग्जिट इन सब के लिए पहले अपन एक फॉर्मेट फिर से बना लेते हैं कि एलिमेंट वगैरह सब पता चल गया अपने को। तो देखो मान क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखो बेस एलिमेंट बी के ऊपर रहता है Cj, अब बी के साथ में यहाँ पर रहेगा x1, ये रहेगा x2, ये रहेगा x3 और ये वाला मान रहेगा x4 बेस एलिमेंट के साथ में। इधर क्या क्या मान रहेगा, b के बाद में इधर रहेगा एक xb और फिर इधर से रहेगा साथ में cb। Cj का मान देखो फिक्स है, Cj का मान भी फिक्स रहता है, वही लिख लेते हैं अपन 2100, 2100, ये हो गया 2, ये 1, ये 0 और ये वाला भी 0। x3 तो एज रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा x1, तो x3 x1 यहाँ पर जाएगा x3 x1, x3 और x1। अब x3 x1 जो मैक्सिमम जड़ी Cj का देखो मान ये जो लिखा हुआ है इसका गुणांक क्या है, बोले x3 का गुणांक तो अभी भी बोले 0 ही है,
और x1 का जो गुणांक है वो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब की एलिमेंट जो है देखो उसको अपन भाग दे करके लिख लेते हैं मान 6 का ही भाग देना है सब में। तो सबसे पहले 24/6 करोगे तो ये मान आएगा आपका इसमें 4 बेस एलिमेंट, फिर ये डिवाइड दोगे तो ये तो आएगा 1, 2/6 यानी 1/3 लिख लेते हैं इसको, 0/6 यानी 0 ही रहने देते हैं इसको, और ये वाला मान फिर से क्या आ जाएगा 1/6। इसी तरीके से लिखा जाएगा ना। अब ऊपर वाला मान देखो कैसे लिखे जाते हैं, इसी वाला मान के लिए बताया था। जैसे इस 15 की जगह लिखना है तो 15 की जगह देखो किस तरीके से लिखोगे, 15 को लिखने के लिए 15 की जगह आएगा क्या वो मान लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ बता देता हूँ कि 15 की जगह क्या लिखें। अब इस 15 की जगह 15 × 6, 15 × 6 माइनस 3 × 24, 3 × 24 और अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा 15। ये 15 की जगह मान आएगा। कोई सा भी मान लिखना हो, ये 0 इस 5 की जगह जैसे लिखना है तो 5 की जगह क्या लिखना है, इस 5 की जगह लिखना बता रहा हूँ। इस 5 की जगह कैसे लिखेंगे अपन, 5 × 6 माइनस 3 × 2, 3 × 2 और अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा 5। की एलिमेंट तो हर जगह वही आएगा, सॉरी 6 है की एलिमेंट, पहले वाले में भी 6 ही आएगा की एलिमेंट, यहाँ पे 15 नहीं आएगा 6 आएगा, 6 की एलिमेंट है। इस वाले में भी क्या है, नीचे आता है की एलिमेंट, और की एलिमेंट क्या है यहाँ पे भी 6 है, 6 ही आएगा की एलिमेंट। डिवाइड तो 6 का ही देना है, की एलिमेंट अपॉन में आता है की एलिमेंट। जिसके भी मान निकालो, इस 0 की जगह निकालना 0 × 6 माइनस 1 × 3 और अपॉन में 6। इस तरीके से लिखा जाता है किसके लिए, की एलिमेंट का मान को नीचे डिवाइड करना ही करना है अपने को। ठीक है, देख लो 4 1 1/3 0 ही है। तो पहला मान क्या आ जाएगा बेस एलिमेंट का, बी का मान ये तो रहेगा 3, ये रहेगा आपका इसमें 0, ये रहेगा आपका इसमें 4, ये रहेगा 1 और ये रहेगा -1/2, 4 1 -1/2। ठीक है, जैसे बताया मल्टीप्लाई वगैरह करके उस तरीके से। अब फिर से अपने को क्या निकालना है, जेड माइनस सी जे। तो जेड माइनस सी जे देखो अपन फिर से निकाल रहे हैं। तो जेड माइनस सी जे कहाँ से निकलेगा, इस वाले पार्ट से निकलेगा। तो यहाँ से अपन जेड माइनस सी जे और निकाल लेंगे। यहाँ से निकालना अपने को जेड जे माइनस सी जे। क्या होता है फॉर्मूला, फिर से वही चीज़ है, ये इंटू ये यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 × 1 -2, ये 0, ये 2/3 -1, यही तो है 2/3 -1 यानी 3, 2 -3 -1/3 -1/3। ये क्या रहेगा 0 और ये क्या रहेगा 2/6 यानी 1/3। अभी भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आया है, अभी भी ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं आया ना जेड माइनस सी जे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता तो यहीं पे फिर से रिजल्ट निकल जाता अपने पास में, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आया है तो यानी अपने को फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो नीचे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा सबसे पहले। स्टेप नंबर 2 में अपन काम कर रहे थे, फिर से वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तथा जेड जे माइनस सी जे में मोस्ट नेगेटिव क्या है -1/3 है। तब अब निकालना पड़ेगा सबसे पहले किसका मान, मिनिमम रेशियो का मान। ये मान कैसे निकालोगे, वही फिर से मिनिमम। अब देखो कौन सा मान हो गया है, ये वाली, इस वाले की बात हो रही है। बेस एलिमेंट में भाग देना है 3/4, पहला तो मान है 3/4, ये तो लिखा जाएगा 3/4 और दूसरा मान क्या आपका इसमें ये फिक्स है 4 अपॉन में 1/3 यानी 12 हो जाएगा ये वाला मान। इनमें मिनिमम रेशियो कौन सा है 3/4। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर कोई माइनस आता ना तो उस माइनस को अपन नहीं लेते हैं। अगर मान लो ये माइनस होता है इसको नहीं लेते, फिर इसी के लिए लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ, तो माइनस का नहीं देखा जाता है।
तो यहाँ पे 4 वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट जो है ये डिपार्चिंग वाला पार्ट है और ये एंट्रिंग वाला पार्ट है। और दोनों का कॉर्नर एलिमेंट कौन सा है, बोला ये 4 आ गया दोनों का कॉर्नर एलिमेंट। दोनों का कॉर्नर एलिमेंट कौन सा है, बोले 4 है कॉर्नर एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया कॉर्नर एलिमेंट का मान। अब की एलिमेंट पता चल गया। अब उसके लिए अब सारी चीजें लिख देते हैं कि एंट्रिंग वेक्टर, एग्जिट वेक्टर। सबसे पहले एंट्रिंग वेक्टर इक्वल टू, अब एंटर कर रहा है x2, डिपार्चिंग ये कौन सा कर रहा है, x3 डिपार्चिंग कर रहा है। और की एलिमेंट है हमारे पास में, वो है 4। तो अब देखो फिर से बन जाएंगे सिंपलेक्स सारणी थर्ड पे। की एलिमेंट को देखो फिर से 1 करना है। देखो सबसे पहले इसी में देख लो, समझ लो 4 से ही देखो डिवाइड करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है। और ये मान अपन कैसे निकालते हैं कि 4 की जगह क्या आएगा, तो देखो अपन इसी तरीके से निकालेंगे ना कि 4 × 4 माइनस 3 × 1/3 और अपॉन में 4। ये बता देता हूँ, जैसे 4 की जगह लिखना है अपने को कि 4 की जगह अब क्या लिखें, इस 4 की जगह तो 4 × 4 माइनस 13 × 1/3 अपॉन में 4, ये हो गया 4 की जगह। इस 1 की जगह क्या लिखोगे, बोला 1 × 4, 1 की जगह 1 × 4 माइनस 0 × ये तो खत्म ही हो गया, 0 × 1/3 अपॉन में 4। इसी तरीके से लिखोगे ना। इसका मान फिर से वही चीज, इसके लिए लिखना है, इसका तो नहीं, इसके लिए तो 0 हो गया, इसके लिए लिखोगे 0 × 4 माइनस ये। तो ये हो गया होगा इसमें की एलिमेंट का मान। अब देखो सिंप्लेक्स सारणी थर्ड पे जा रहे हो, तो पहले तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म जो वाली जो है सारणी वो पर निर्माण कर लेते हैं। एक आएगा सीजे के नीचे जस्ट बी के साथ यहाँ पे आ जाएगा x1, फिर से आ जाएगा x2, फिर आ जाएगा यहाँ पे x3 और फिर आ जाएगा यहाँ पे x4, x1 x2 x3 और x4। इसके अलावा क्या क्या बच गया, xb और cb। यहाँ पे रह गया होगा इसमें xb और फिर साथ में cb। सबसे पहले देखो मान क्या क्या है, एंटर और एग्जिट देख लो। ये बाहर निकल रहा है 3 की जगह एंटर ले रहा है 2 और 1। तो यहाँ पे तो हो गया x2 और यहाँ पे हो गया x1। cj का मान फिक्स होता है, वो भी लिख लेते हैं। cj का मान क्या है 2100, तो यहाँ पे आ गया 2100 cj का मान में। तो यहाँ पे आ गया 2 1, ये आ गया 0 और ये आ गया फिर से 0। cb लिखते ही यहाँ पे गुणांक लिखना है। किस किस का गुणांक लिखना है, एक तो x2 का गुणांक लिखना है जो है आपका इसमें 2, x2 का गुणांक है 1, सॉरी x2 का जो गुणांक है वो है 1 और x1 का गुणांक है 2, ये आ गया 2। ये हो गया cj का मान। अब इनके अंदर मान कौन कौन से लिखे जाते हैं, ये सबसे पहले की एलिमेंट जो 4 था उसको अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं। की एलिमेंट जो 4 है उसको 4 से अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है और बाकी मान निकालना बता ही दिया। ठीक है, देख लो। तो ये जो है आपका इसमें बेस 3/4 और ये मिलेगा 15/4। x1 x2 देखो क्या क्या मिलेगा, 0 1 0 1 1/4 और -1/8। नीचे लो मान के लगेगा 1 0 1 0 -1/12 और यहाँ से मिलेगा 5/24। ये मिलेगा। देखो इसके ये मान कहाँ से लिखे हैं, उसी ZJ माइनस CJ वाले पार्ट में। जो देखो यहाँ पे जो मान था सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दिया, 3/4 0/4 यानी 0, 4/4 यानी 1 1 और -1/4। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, 4 था तो 8 बनेगा, सॉरी। अब बाकी मान इस तरीके से। अब ZJ माइनस CJ का मान यहाँ से निकाल के देख लो
कि जेड जे माइनस सी जे का मान आ क्या रहा है, तो जेड जे माइनस सी जे, ये 0 2 यानी ये 0, ये 1 0 यानी ये 0। इसको और सॉल्व करना है कि इन दोनों मान में क्या क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ये 1/12 और 7/24, ये 1/12 और ये 7/24, सारे के सारे देखो ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो यहाँ जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अर्थात x2 का मान तो हो गया आपका इसमें 3/4, x1 का मान हो गया आपका इसमें 15/4, और मैक्सिमम z का जो मान है, मैक्सिमम z इक्वल टू, जो क्वेश्चन में था आपका इसमें 3x1 2x2 था शायद, मैक्सिमम z क्या था अपने पास में 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2, ये मान आपका सब निकल ही गए। इस मान को उठाकर इसके अंदर पुट कर दो, टोटल मान आएगा 33/4, तो ये मान आएगा आपका इसमें 33/4। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या करना था, चेक करना था कि ये वाला मान इसके लिए है या ये वाला मान इसके लिए नहीं है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।